हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने 100 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड लेके आई हूँ, जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला। किसी भी स्टेट का पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर या टीजीटी का एग्ज़ाम देने होगा, उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट से क्वेश्चन है, तो आप एक बार ज़रूर देखें। और इसके अलावा मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेशन और मॉक टेस्ट ले रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें आज का क्लास। देखिए, आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त में से कौन यह नहीं, देखिए ध्यान रखिएगा, नहीं मानता कि संप्रभुता विभाज्य है। ठीक है। ऑप्शन में देखिए क्या है। ऑप्शन ए है लास्की, ऑप्शन बी है हॉब्स, ऑप्शन सी है बारकर, ऑप्शन डी है डिग्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हॉब्स। हॉब्स इसको विभाज्य नहीं मानते। ठीक है। अगला है, राजनीति शास्त्र में एकत्ववाद का अर्थ होता है। तो क्या अर्थ होता है? ऑप्शन मैं बताती हूँ आपको। ऑप्शन ए है, ईश्वर केवल एक ही है। ठीक है। संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित है। विश्व राज्य एकात्मक सरकार। देखिए, अब एकत्ववाद का तो पहले तो जो ये दोनों ऑप्शन है इसको तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है। अब बचा दो, ए बी। ठीक है। ये तो विश्व राज्य की बात, एकात्मक सरकार ऐसा नहीं है, एकत्ववाद का। ठीक है। ईश्वर केवल एक ही है। ठीक है। संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर। अब ये भी मतलब पूरी तरह गलत नहीं है, बट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा बेहतर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। संपूर्ण शक्ति जहां एक ही बिंदु पर केंद्रित हो उसे एकत्ववाद कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, समुदाय में राज्य को संप्रभु माना जाता है क्योंकि, क्यों माना जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, राज्य आकार में बड़ा होता है, ऐसा तो नहीं है। राज्य की सदस्य संख्या अधिक होती है। राज्य का उद्देश्य क्या है? राज्य का उद्देश्य महान है। डी है, राज्य के पास विधि निर्माण और दंड देने की शक्ति होती है, इसलिए राज्य क्या है? संप्रभु है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी। अगला है, कोटेशन है आपका, कानून के नियंत्रण से रहित नागरिकों और प्रजा के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति। ठीक है। तो जो सर्वोच्च शक्ति की बात कौन बोलते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ऑस्टिन, ऑप्शन बी है हॉब्स, ऑप्शन सी है बोंदा, और ऑप्शन डी है आपका रूसो। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 5 पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन है, हाँ, बहुलवादी के अनुसार राज्य की शक्ति का स्वरूप कैसा है? बहुलवादी के अनुसार राज्य का शक्ति का स्वरूप कैसा? ऑप्शन में देखिए, दमनकारी है, सर्वव्यापक है, निरपेक्ष है और सापेक्ष है। तो ऑप्शन बी सापेक्ष है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में क्या संप्रभुता का व्यवस्थित सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये बी। किसके विचारों में संप्रभुता के दार्शनिक विचार की झलक मिलती है? क्या है? संप्रभुता के दार्शनिक विचार। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन है आपका रूसो, वर्ग, कांट और लेनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूसो। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दरिद्रतापूर्ण, कलुषित, पशुवत और क्षणिकता। ये कोटेशन किनका है? ये कोटेशन आप कई बार देखे, ये हॉब्स का कोटेशन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, सामाजिक समझौते के सिद्धांत में सहमति की निरंतरता का विचार किसने दिया है? तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत में सहमति और निरंतरता का जो विचार दिए हैं वे दिए हैं आपके लॉक। अगला है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, आज हम टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन है। लेवियाथन किसने लिखा है? तो लेवियाथन आपको सबको पता होगा, किसकी बुक है? हॉब्स की बुक है। राजनीतिक जागरूकता की राज्य की उत्पत्ति में सहायक किसने ठहराया है? तो सहायक ठहराया है आपको विकासवादी, ऑप्शन सी।
राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं करता है? ऐतिहासिक सिद्धांत किसकी चर्चा नहीं करता? ऑप्शन देखिए, वंश संबंध, धर्म, ईश्वरीय इच्छा शक्ति, और डी है विकास। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय इच्छा शक्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 13, राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष है। ठीक है, ये कोटेशन किनका है? तो ये है आपका मार्क्स का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, रूसो के राज्य दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो जो सामान्य इच्छा हो किसका प्रतिनिधित्व? समान हित की समान चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम हित नहीं, बहुमत नहीं, जनमत नहीं, सामान्य हित की सामान्य चेतना। राज्य को सिक्के चलाने और डाक घर खोलने का कार्य भी नहीं करना चाहिए। ये कोटेशन देखिए किनका है? ऑप्शन में है लॉक, फ्रीमैन, जेएस मिल और स्पेंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर। अगला, व्यक्तिवाद सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? प्रारंभिक समाजवादी, स्वतंत्र व्यापार के पक्षधर, श्रमिक संघवादी और विधि शास्त्री। तो ये हो जाएंगे आपके स्वतंत्र व्यापार के पक्षधर। अगला, राज्य केवल एक विषयक क्रियाओं के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। फिर से मैं एक बार कोटेशन आपको बोल रही हूँ, क्या है कोटेशन? राज्य केवल एक विषयक क्रियाओं के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये कोटेशन है आपका जेएस मिल का। एक मिनट में थोड़ा सा और जूम कर दूं ताकि आपको क्लियर देखे कभी कभी। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, लोक कल्याणकारी राज्य का विचार किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया है? तो लोक कल्याणकारी किसके विरुद्ध है? तो ये पूंजीवादी के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से कार्य लोक कल्याणकारी राज्य का नहीं है? वृद्धा पेंशन देना, रोजगारी भत्ता देना, प्राकृतिक विपदा के समय मदद देना, श्रमिक संघ आंदोलन को प्रोत्साहन देना। ये कौन सा बोल रहा है कल्याणकारी? तो ऑप्शन डी। बाकी तीनों कल्याणकारी राज्य का कार्य, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, समाजवादियों के अनुसार राज्य का कार्य है। तो समाजवादियों के अनुसार राज्य का क्या कार्य है? तो राज्य का कार्य है सामाजिक उद्देश्य से उत्पादन संचालित करना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य के बढ़ते कार्यों के साथ स्वतंत्रता सीमित होती जाती है, ऐसा कौन मानते हैं? तो ऐसा मानने वाले हैं आपके व्यक्तिवादी, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक अधिकार का प्रवक्ता कौन है? तो प्राकृतिक अधिकार का जो प्रवक्ता है वे हैं आपके लॉक, ऑप्शन बी। राइट्स ऑफ मैन किसने लिखा है? तो राइट्स ऑफ मैन लिखा है आपको टॉमस पेन। ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ है, तो स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो आत्म विकास की दशाएं, आत्म विकास की दशाएं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है? ये कई बार थोड़ा बहुत इसका वर्ड चेंज करके पूछा गया, ये कोटेशन है, तो ये डी टॉकविले का है। अगला है, कानून की दृष्टि में समानता निम्नलिखित में से किसका आधार है? समानता किसका आधार है? ऑप्शन में बताती हूँ, निरपेक्ष समानता, अनुपातिक समानता, और कानून न्याय, और अच्छे कानून। तो ये हो जाएगा आपका अनुपातिक समानता। न्याय की अवधारणा में सबसे बाद में पैदा होने वाली अवधारणा क्या है? ऑप्शन बताती हूँ मैं, सुधारात्मक न्याय है, ऑप्शन बी है कानूनी न्याय है, फिर है आपका प्राकृतिक न्याय है, और सामाजिक आर्थिक न्याय है। तो इसका सबसे बाद का जो है वो हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक न्याय। अगला, भाषण और लेखन की अनियंत्रित स्वतंत्रता का विचार किसने दिया है? तो ये जेएस मिल, क्या है, जेएस मिल का है ये पागलों को भी बोलने की स्वतंत्रता बोलते हैं। विचार कहीं से भी, मतलब अच्छे विचार कहीं से भी निकल सकते, किसी के थॉट से हो सकता है, तो वो अगर किसी दूसरे को हानि ना हो तो पागलों को भी, मतलब किसी को भी बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता की बात वे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? प्रजातंत्र सरकार का उदय हुआ है। प्रजातंत्र बोलो या लोकतंत्र बोलो, ठीक है, बात वही है। तो इसका हुआ आधुनिक काल में। ठीक है, मध्यकाल में तो राजतंत्र था, तो प्रजातंत्र बोलो या लोकतंत्र का उदय कब हुआ? आधुनिक काल में। 29 हो गया। 30, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ,
निम्नलिखित में प्रजातंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध निर्वाचन। और निर्वाचन होगा समय पे, स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से, तभी तो लोकतंत्र का सही मायने में वो हो पाएगा। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पर आधारित चुनाव का दोष क्या है? तो ये दोष है आपका खर्चीला चुनाव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा पक्षधर कौन थे? अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा जो पक्षधर थे वे थे जे.एस. मिल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? प्रेस के ऊपर सरकारी अथवा गैर सरकारी दबाव न हो। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। एक दलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? एक दलीय प्रणाली किसका लक्षण है? तो सर्वाधिकारवादी राज्य का। ऑप्शन नंबर ए। दबाव समूह अपने हितों की प्राप्ति के लिए कौन से साधन का उपयोग नहीं करते हैं? ठीक है, तो ये करते हैं चुनाव लड़ना। ऑप्शन डी, क्योंकि वो चुनाव तो नहीं लो, अपने हित की पूर्ति के लिए वो सरकार पे दबाव डालते हैं, बट वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। विकासशील राज्यों में नौकरशाही का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है आपका सरकार की विकासोन्मुख नीतियों को ईमानदारी से लागू करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में राजनीतिक कार्यपालिका में परिवर्तन के साथ नौकरशाही को बदला नहीं जाता, क्यों नहीं बदला जाता? क्योंकि यह अस्थायी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है फिर आपका है लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 38। लोकतांत्रिक और तानाशाही शासन का सार दलों के नैतिक जीवन में निहित है। एक बार मैं फिर से इस कोटेशन को बोलती हूँ। देखिए, लोकतांत्रिक और तानाशाही शासन का सार दलों के नैतिक जीवन में निहित है। तो ये है सिजमंड न्यूमैन का। ठीक है, सिजमंड न्यूमैन का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मार्क्स का अंतिम ध्येय क्या है? अंतिम ध्येय बोलो या अंतिम उद्देश्य बोलो, क्या है? तो उसका अंतिम उद्देश्य है राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। राज्य को वो शोषण का यंत्र मानते हैं। सभी प्रकार के समाजवादी कम से कम एक ध्येय पर सहमत थे। यह ध्येय क्या था? तो समाजवादियों का ध्येय क्या था? तो उनका ध्येय था श्रमिकों का कल्याण। ऑप्शन सी, श्रमिकों का कल्याण। अगला, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी नहीं है? देखिए, ऑप्शन मैं बताती हूँ। एडम स्मिथ है, जीडीएच कोल है, प्रोंधो है, और ये है क्या है, सेंट साइमन है। तो इसमें से स्मिथ नहीं है। ये आपके वो हो जाएंगे पूंजीवादी बोलो या उदारवादी बोलो, नकारात्मक उदारवादी थे या शास्त्रीय उदारवादी बोल सकते हो आप। अगला है उदारवाद निम्नलिखित में से किसके विकास में सहायता पहुंचाती है? किसके विकास में सहायता पहुंचाती है? तो ये पूंजीवाद के। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला, प्रारंभिक समाजवादियों की आस्था किसमें थी? तो जो प्रारंभिक समाजवादी थी उनकी आस्था पूंजीवाद के सुधार में थी। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 44। दास कैपिटल का लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक आप कार्ल मार्क्स है। सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवाद किसमें विश्वास करते हैं? तो विश्वास करते हैं क्रांति में। ऑप्शन डी। फांसीवाद दर्शन का स्वरूप कैसा है? तो इसके दर्शन का स्वरूप है आपका, फांसीवाद दर्शन का स्वरूप है आपका सर्वाधिकारवादी कह सकते हो आप। ऑप्शन बी। उपयोगितावादी ने किस प्रकार का वातावरण पैदा किया है? तो उपयोगितावादी ने सुधार का। ऑप्शन सी। पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता, यह किसने कहा है? तो ये कहे हैं आपके वेंथम। ऑप्शन सी 48 का। आदर्शवादियों का ध्येय क्या था? तो आदर्शवादियों का ध्येय था आपका शक्तिशाली राज्य। गांधीवाद एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है। तो न्यास का सिद्धांत। ठीक है, न्यास का सिद्धांत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 51 क्वेश्चन।
फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो फेबियन समाजवाद का विकास किस देश में हुआ था? ब्रिटेन। ऑप्शन देखते हैं, ब्रिटेन होगा, इंग्लैंड बोलो या ब्रिटेन बोलो, ठीक है। ऑप्शन डी। सर्वाधिक संविधान का कार्य क्या है? तो संविधान का जो कार्य है वो है राजनीतिक शक्ति का गठन करना। अगला है कठोर संविधान का अर्थ है कि संविधान में संशोधन कठोर बहुमत से ही हो सकता है। अगला, निम्नलिखित में से किसे संविधान का अंग नहीं माना जाता है? तो ये सर्वसम्मति से पास कानून। किस देश के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कोई संविधान नहीं है? तो यहाँ यहाँ अलिखित संविधान इसलिए बोला जाता है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है, ऐसा कह सकते हो आप। न्यूजीलैंड में भी नहीं है अलिखित संविधान, वहाँ भी है, ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में कौन सी शर्त संविधान वाद के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये जो आवश्यक नहीं है वे है कुशल नौकरशाही। कुशल नौकरशाही। निम्नलिखित में संसदात्मक प्रणाली की उत्पत्ति का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है आपको ऐतिहासिक परिस्थितियां। ऑप्शन डी। अगला है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकार का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये आधारित है आपको कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच संबंध। ऑप्शन बी, ठीक है। अगला है 59 अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 60 निम्नलिखित में संयुक्त उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है पार्लियामेंट में सभी मंत्री एकमत से बोलते हैं। ऑप्शन ए, सामूहिक उत्तरदायित्व बोल सकते हो। अध्यक्षात्मक प्रणाली में मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो अध्यक्षात्मक में होता है अध्यक्ष के प्रति। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62 एक सच्ची संघात्मक प्रणाली का अर्थ है? तो सच्ची संघात्मक प्रणाली का अर्थ है केंद्र और राज्य के बीच संतुलन। ऑप्शन डी। 63 है संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? तो 63 का हो जाएगा संविधान। ऑप्शन बी, ठीक है। 64 सहयोगी संघवाद का अर्थ है? तो ये है आपका केंद्र और राज्य के बीच सहयोग। केंद्र और राज्य के बीच सहयोग। 65 है संघीय व्यवस्था किस प्रकार के देश के लिए उपयुक्त है? तो ये है आपका बड़े राज्यों के लिए। एकात्मक व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो एकात्मक व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण आपका इसकी कार्य कुशलता है। एकात्मक व्यवस्था का प्रशासन की कुशल इकाइयों के रूप में असफल होने का कारण है तो अपर्याप्त धन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो मेयर करते हैं। ऑप्शन बी। भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के हाथों में कब हस्तांतरित हुआ था? क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है सबको पता होगा, 69 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 18। भारतीय प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन के हाथों से कब हस्तांतरित हुआ था? 30 नहीं, ये होगा आपका 58 होना चाहिए, 58 होना चाहिए, ठीक है। 85 नहीं, 58 होगा यहाँ पे, है ना, 58, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने दो राष्ट्र के सिद्धांत को अपनाया है? तो दो राष्ट्र के सिद्धांत को अपनाया है मुस्लिम लीग ने। अगला 71 राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए उत्सवों और धार्मिक त्योहारों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ही गणेश उत्सव और वहाँ पे महाराष्ट्र में इसी के लिए स्टार्ट किया था राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन
स्थगित करने की बात पूछा जा रहा है आपसे। कब प्रारंभ किया गया, नहीं स्थगित, तो ये 22 में हुआ था, 20 में स्टार्ट हुआ था और 22 में स्थगित हुआ था ना। अगला, द्वैत शासन की स्थापना कब हुई थी? तो 73 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है भारतीय जनता का, क्योंकि यहाँ में जनता से डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, बट जनता के द्वारा इसमें चुने गए लोग होते हैं। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पे पूछा जाए तो सबसे अधिक प्रभाव पूछा जाए तो भारत शासन अधिनियम से काफ़ी सारे आर्टिकल इसमें एडजेक्टिव्स लिए गए हैं, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार हुई है? तो इसकी जो हुई है वो हुई है प्रांतीय असेंबली द्वारा निर्वाचन, ऑप्शन ए। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो है B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी। 78, भारत में संघात्मक व्यवस्था है क्योंकि इसमें शक्तियों का विभाजन है। भारतीय संविधान के किस खंड में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है? सबको पता है खंड 3 में किया गया है मूल अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 80, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन से मूलभूत अधिकार को समाप्त किया गया है? संपत्ति के अधिकार को अवैधानिक अधिकार कर दिया गया है। भारत में मूल अधिकार की रक्षा का कार्य कौन करता है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों करता है। मूल अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मूल अधिकार के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति देते हैं। अगला, भारत संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन लाना, 83 का ए। 84, कुछ परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांत मूल अधिकारों के ऊपर माने जाएंगे, इसका आधार क्या है? इसका अधिकार है 25वां संशोधन। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग नहीं है? ठीक है, तो मैं सब एक एक बार सबको बोल रही हूँ तो आप देखना। देखो, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ठीक है। कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों की बढ़ावा देना, सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाई स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना को प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर सबको ये है, सी तो नहीं है इसमें, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी की बात बोली गई है? 86 का हो जाएगा सामूहिक रूप से उत्तरदायी। 74, भारतीय संविधान का राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वो त्याग पत्र देता है, तो ये उपराष्ट्रपति को देंगे। 88, यह कौन तय करता है कि विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो ये तय करने वाले कौन होते हैं? लोकसभा स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संघ की विधि निर्माण का कार्य कौन करता है? तो संघ के संसद। कौन सा राज्य लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व भेजता है? तो जो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व बोलेंगे उत्तर प्रदेश। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन? तो 50 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी। आमतौर पर नीति के महत्वपूर्ण निर्णय कौन करता है? तो ये महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट के द्वारा होता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल सलाह पे। निम्नलिखित में से क्या नहीं है? एक मिनट देखते हैं। 94, मंत्रिपरिषद नीति निर्धारण संस्था है, ठीक है, तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। न्यायिक समीक्षा का कार्य तब करते हैं जब कोई मुकदमा न्यायालय के समक्ष आता है। 97, विधि का शासन निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है? तो विधि का शासन कानून के समक्ष सबकी समानता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार घोषणा पत्र कब स्वीकार किया? तो ये किया 1948, ऑप्शन
ए, भारतीय संघीय व्यवस्था और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में क्या समानता है? तो यह दोनों में स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन सी। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में भारतीय न्यायपालिका को कितनी शक्तियां प्राप्त है? तो यह है कम शक्तियां। ऑप्शन ए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 100 क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी अच्छे प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगी। अगर किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है तो जो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, जो भी आपके ग्रुप्स नियर एंड डियर होंगे, जो भी तैयारी करने वाले होंगे उन तक। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और साथ ही साथ हिस्ट्री की भी क्लासेस ली जाती है। आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना, तो आपको काफ़ी सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह बने रहे चैनल पे।